आप बने हुए हैं और यूं ही बने रहिए, क्योंकि हिमाचल टुडे आपको पूर्ण रूप से तमाम अपडेट दे रहा है कि आखिर क्या कुछ चल रहा है इस सरगर्मी में। बहुत ही दिलचस्प चुनाव बने हुए हैं हिमाचल प्रदेश की बात करें, बहुत ही दिलचस्प चुनाव, टक्कर का मुकाबला, और लगातार जो है वो हर पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड देख रही है, वो रिपोर्ट कार्ड जिस पे नंबर जनता दे रही है। इस वक्त की बात करें, अभी के जो रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी 27 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 38, आम आदमी पार्टी 0, अदर जो है वो 3 सीटों पर जो है वो आगे नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी खाता नहीं खोल पा रही है। तो इस चर्चा को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। चर्चा में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ चमन राकेश अजटा आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर। हमारे साथ राजकुमार सिंह, राजनीतिक विशेषज्ञ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार सिंह जी, आपका भी सर स्वागत है हिमाचल टुडे के प्लेटफॉर्म पर। तो आज की चर्चा में सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी इंतजार जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनका भी हो रहा है, वो भी वक्त के साथ डिबेट के साथ हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो हमारे साथ बीजेपी के संजीव देष्टा भी जो है वो जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है हिमाचल टुडे के प्लेटफॉर्म पर। और बहुत ही इंटरेस्टिंग इस वक्त के जो है रुझान आ रहे हैं। अभी कहा जाए कि कई राउंड की गिनती हो चुकी है और कई राउंड की गिनती बाकी है। दोपहर तक होते होते जो है वो नतीजे जो है वो साफ होते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले मैं संजीव, कहा जाए कि संजीव जी के पास आना चाहूंगा। बीजेपी पार्टी जो कि मौजूदा वक्त में सरकार भी उनकी रही और रिवाज बदलने की बात करते हैं कि रिवाज जो है वो बदलेगा। तो संजीव जी, रुझानों से कितने संतुष्ट हैं जो अभी तक के आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपको ने हमें अपने चैनल से जोड़ा। जहां तक आप रुझानों की बात कर रहे हैं, रुझान जो भी मैं देख पा रहा हूं, 38 और 27 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा का चल रहा है। और जिस तरह से रिजल्ट के रूप में भी जो बदले हैं, हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे श्री जयराम ठाकुर जी अपना चुनाव जीत चुके हैं। और जिस तरह से जीत में परिवर्तन हो रहा है और रिवाज बदलता हुआ दिख रहा है, हमने चाहे सरकार के माध्यम से या हमारे संगठन ने जिस तरह से मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, गंभीरता के साथ चुनाव लड़ा है, निश्चित रूप से रिवाज बदलेगा, हम फिर से सत्ता में आएंगे। चलिए, अभी वक्त बहुत बचा है और देखना यही होगा कि आखिर होता क्या है। मैं जानना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की ओर, चमन राकेश जी। चमन जी, 0 सुबह से ही 0 और ये 0 से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या ऐसी आपको लगता है कि कमियां रह गई जिसकी वजह से अभी तक के रुझानों में जो है वो 0 है? क्या लगता है कि आगे तस्वीर बदलेगी, अंक जो है वो बढ़ेंगे? नहीं, नमस्कार। सबसे पहले तो हमारा आपको जैसे कि हिमाचल में लगभग जो जिस तरह से तो धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे कारण रहे कि एक जगह तो ऐसा भी लगा कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। तो लेकिन अंत में यही तय हुआ कि अगर आम आदमी पार्टी में ज्यादा, जहाँ पे वोट ज्यादा शेयर था, तो संगठन चाहिए था उस तरह से। और ये प्रक्रिया चली रही थी, इसी बीच चुनाव भी अनाउंस हो गया। तो फिर तय किया गया अपने संगठन के लोगों को लड़ाया जाए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए स्पेस तो थर्ड उसके लिए, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के लिए जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, हिमाचल में तो है। क्योंकि बार बार यही जो आपकी पार्टियां हैं, कांग्रेस भाजपा रही होती तो एक बार कम से रिपीट जरूर करती। तो लोगों के मन में ये तो है, परफॉर्म नहीं करते हैं, ऑप्शन कोई है नहीं। तो इसलिए हम लोगों में बहुत सारी ऐसी कमियां हुई है, इसको हम लोग मानते हैं। और अभी ये अगले 5 वर्ष हैं हमारे पास, तो उसमें बहुत हमारे को काम करने की, मेहनत करने की जरूरत है। तो उसके बाद ही हम लोग अपनी रणनीति भी बना पाएंगे। क्योंकि या हम ये कहें चमन जी की आम आदमी पार्टी बहुत पहले ही सरेंडर कर चुकी थी। देखिए, अगस्त तक ठीक था, अगस्त तक हम लोगों को चुनाव के लिए ही तैयारियां चल रही थी। लेकिन अगस्त के बाद ऐसा हुआ कि फोकस थोड़ा शिफ्ट हो गया गुजरात की तरफ। और दूसरी ये भी हुई कि फंड्स की, जैसा आपको पता है कि फंड्स का भी एक इशू बहुत बड़ा रहता है। कैंडिडेट्स हमारे जो है
वो बड़े साधारण परिवार से साधारण लोगों को टिकट दिए, पैसा उनके पास नहीं। तो जो के साथ साथ जो आपका पोस्ट आपके पास चाहिए, कार्यालय चाहिए, वो थे नहीं। तो इसलिए ये काफी सारी कमियां रही। इसको बैठेंगे, करेंगे। मतलब आप ये सोचते हैं कि आने वाले 5 साल जो हैं वो वक्त है और उसमें मंथन भी होगा, फंड भी जुटाए जाएंगे और मजबूती के साथ लड़ा जाएगा, यानी कि अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी एक ऑप्शन के तौर पर नजर आएगी। लेकिन इस बार जो कह रही थी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल। अगर आप देखें, अगर हम लोग लिमिटेड सीट्स मान लीजिए, अगर भाजपा को फायदा ने कांग्रेस से वोट काटा है उनका, तो यहाँ पे अगर हम लोग फोकस करते 10-15 सीटों में, तो शायद हमें 4, 5, 6 सीट्स जरूर मिलती और हम लोग किंग मेकर की भूमिका में रहते। तो इसलिए आपने सरेंडर करना ज्यादा बेहतर समझा। तो मैं राजकुमार जी की तरफ जाना चाहूंगा। राजकुमार जी, आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, तमाम चीजों को देखते हैं। क्या अभी की स्थिति आपको नजर आ रही है? रुझान आपके सामने है, जो रुझान अभी आ रहे हैं और बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही गर्म जो है हिमाचल प्रदेश की सरजमी बनी हुई है, क्योंकि हर कोई इसी और देख रहा है कि आखिर सत्ता किसके हाथ में जाने वाली है। क्या लग रहा है आपको अभी की स्थिति को देखकर? मैं सबसे पहले हिमाचल टुडे का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे राजनीतिक विश्लेषक के तौर के ऊपर अपनी बात रखने के लिए यहाँ बुलाया। मैं संजीव जी का और आस्था जी का भी स्वागत करता हूं, क्योंकि ये दोनों राजनीतिक व्यक्ति हैं, मैं एकेडमिक व्यक्ति हूं। मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कॉमर्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूं। मैं जिस तरीके की जो चीज़ों को हम बात करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि चीज़ों को फिलोसॉफिकल बेस से और जो आपके लोगों के इश्यूज है उनके बेसिस पे, या जो राजनीतिक पार्टियों ने जो बातें रखी उनके एनालिसिस के बाद ये बात रखूं कि किस प्रकार की, चाहे वो कमियां रही या किस प्रकार का जो रुझान है लोगों का, या किस प्रकार से लोगों ने अपना मत जो है वो किस पार्टी के पक्ष में जो है वो दिया। क्या स्थिति नजर आ रही है? पहले स्थिति जो तो आपको अभी हिमाचल टुडे पे दिख रही है, वो तो ये दिख रही है कि बीजेपी 26 पे जो रुझान दिखा रहे हैं, कांग्रेस 39 पे रुझान दिख रहे हैं और अदर्स के 3 पे रुझान दिख रहे हैं। आपके इन रुझानों को देख करके कोई ये बात ऐड या लेस करने की जरूरत नहीं है कि अभी तक कांग्रेस का जो एज दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे आगे स्थिति और क्लियर होती जाएगी, फाइनल रिजल्ट्स आते जाएंगे, अभी मुझे लग रहा है कि आधा पौना घंटा या 1 घंटा स्थिति क्लियर करने में लगेगा। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी बात है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने वोट है उनमें से 50 या 60 के बीच में वोट पोल होते हैं और कैंडिडेट और लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते पहचानते हैं। और अगर हम इतिहास को देखें तो जीत और हार का मार्जिन जो है ज्यादा सीटों पे आपका देखेंगे, पिछली बार एक सीट 200 से भी जीती थी, तो एक सीट 14,000 से भी जीती थी, लेकिन मेजॉरिटी जो सीटें जीती थी वो कम मार्जिन से जीती थी। तो इसलिए अभी रुझान जो दिखा रहे हैं उनको ऊपर मोहर लगाना ये बात कुछ अतिशयोक्ति होगी। अभी मुझे लग रहा है थोड़ा और इंतजार कर लें, क्योंकि जैसे आपका चौथा राउंड है, 7वां राउंड है, 6ठा राउंड है, जैसे राउंड में 300-400 का मार्जिन है, हो सकता है दूसरे राउंड में जो है वो दूसरे कैंडिडेट को जो है वो लीड मिले। तो मुझे लगता है कि अभी हमें जो थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए अपनी बात को कंफर्म करने के लिए। तो आपको लगता है कि इस बार मुद्दे इम्पैक्ट कर गए चुनावों को, या कर रहे हैं, या फिर फेस जो कैंडिडेट्स उतारे गए वो बहुत अहम रहे? देखो इस बारी जो मुझे लगा कि 2-3 चीजें जो बहुत उभर करके सामने आई है। अगर बीजेपी के पक्ष की हम देखें तो बीजेपी ने 2 मुद्दों के ऊपर जो है वो 2 या 3 मुद्दों के ऊपर बड़ी शिद्दत से चुनाव लड़े हैं। एक, डबल इंजन की सरकार होगी तो आपके स्टेट में विकास होगा। एक, दूसरा
उन्होंने जो जो स्टेट में विकास किया, चाहे एम्स था, चाहे उनके नेशनल हाईवे की बातें उन्होंने की या दूसरे एरिया में उन्होंने बातें की, तो उन्होंने जो है अपने विकास का जो है मुद्दा सामने रखा। और तीसरी बात जो उन्होंने की, उन्होंने ये कहा कि इस बारी हमने अच्छी गवर्नेंस दी है, और अच्छी गवर्नेंस अगर हमने दी है तो उन्होंने ये कहा कि इस बारी हम जो है वो रिवाज बदलेंगे। रिवाज में पहले होता था 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, तो इस बारी जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे, नड्डा जी थे, या केंद्र से जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, तो उन्होंने ये बात बड़ी शिद्दत से रखी कि डबल इंजन की सरकार होते हुए हमने पहले विकास किया, हम और विकास करेंगे और हम रिवाज बदलेंगे। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस ने जिन इश्यूज को लिया, सबसे जो बड़ा इशू जो कांग्रेस ने टेकअप किया वो ओपीएस का किया जी। उस मुद्दे के ऊपर कांग्रेस ने हिमाचल के बहुत बड़े वोट बैंक का ध्रुवीकरण करने की और अभी जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो उसमें यह पता लगेगा कि उस ध्रुवीकरण को करने में किस हद तक जो है वो शामिल है। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, या अगर आप देखेंगे कि जो जैसे हमारे संजीव देवटा जी तो एप्पल ग्रोअर एरिया से हैं, ये अच्छी तरह उस इश्यू को जानते हैं कि जो 18% जो जीएसटी का मुद्दा था वो बहुत जोरों से उठाने की कोशिश की, गलती बताएंगे। लेकिन ये जो इश्यू थे, इन इश्यू के ऊपर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने जब अपने बात लोगों तक पहुंचा तरफ को जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, मुझे लग रहा है फॉर्मेलिटी बड़े शुरू में इनका बड़े जोर कंपेयर करने की कोशिश की। हो सकता है कि इनको लगा होगा कि हिमाचल के कंपेयर गुजरात में हम ज्यादा अच्छा करेंगे, तो इनका फोकस गुजरात में शिफ्ट हो गया और इसीलिए जो है वो उन्होंने कोशिश की। कितना कामयाब होंगे वो तो आपके रुझान भी दिखा रहे हैं कि इस बारी जो है लोगों का, हिमाचल प्रदेश के लोगों का रुझान जो है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में। तो कई मुद्दे, एक बात, हाँ जी, मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। बोलिए। जो हमारे आम आदमी पार्टी के चमन आस्था जी हैं जी, देखो रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड है। मैं कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ, मैं कॉमर्स की भाषा में इनसे बात करूंगा। क्या बात है, मतलब उनके सवालों का जवाब मिल रहा है। उन्होंने कहा था हमारे पास रिसोर्सेज बड़े कम रहे। हाँ, मैं पूरे स्टेट नहीं, उनके सवालों का नहीं जी। अब मैं जिस प्रकार से आप बिजली फ्री करने की बात करेंगे, हाँ। या आप सारी मेडिकल फैसिलिटी फ्री करने की बात करेंगे, मान लो मैं बोलता हूं कि मैं 1 लाख रुपए दान दूंगा, मेरे पास 10,000 रुपए है, मैं 90,000 रुपए का दान कहां से दूंगा? हमें अब हिमाचल प्रदेश का वोटर जो है बहुत समझदार वोटर है, इस बात को मान करके चलना चाहिए। और अगर हम इस प्रकार की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश का वोटर सवाल पूछेगा कि अब ये इतनी जो आप फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ फैसिलिटी, फ्री आप जो है बिजली के बिल माफ करेंगे या सब कुछ फ्री देंगे, तो आप ये बताओ रिसोर्स कहां से आएंगे? बिल्कुल। अभी हिमाचल प्रदेश के ऊपर 70 या 75 हजार करोड़ का जो है वो हमारे ऊपर कर्जा है, पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है। अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो आप ये बताओ कि हम सस्टेन कैसे करेंगे? मेरा मानना ये है कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने प्रदेश की जनता को हम एम्पावर कैसे करें, स्किल्ड कैसे करें, ताकि वो रिसोर्स जनरेट करके अपनी अर्निंग बढ़ाए, वो जीडीपी में भी ऐड करें और देश, प्रदेश, समाज और परिवार की खुशहाली में भी एडिशन करें। तो ये मेरा मानना है। तो चलिए, मैं संजीव जी के पास जो है वो वापस जाना चाहूंगा। संजीव जी, राजकुमार जी ने कई मुद्दे उठाए। उन्होंने बात की ओपीएस की, ओपीएस एक बड़ा मुद्दा रहा। उन्होंने बागवानों की बात की, जीएसटी एक बड़ा मुद्दा रहा। क्या बीजेपी के लिए ये बड़े मुद्दे रहे? क्या उन्हें लगता है कि इन मुद्दों ने इन चुनावों को इम्पैक्ट किया होगा? देखिए, हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्ष में किसानों और बागवानों के लिए इतने काम किए हैं। 242 करोड़ की परियोजनाएं, जो नई सब्जी मंडी को बनाना और पुरानी सब्जी मंडियों के नवीनीकरण के लिए, जो हमारी 22 सब्जी मंडियां ऐसी हिमाचल प्रदेश में बनी है, जहां आज तक लोगों को हिमाचल प्रदेश के बाहर की मंडियों में सेब बेचने के लिए जाना पड़ता था। तो आज हिमाचल प्रदेश में
हर जगह सब्जी मंडियां हैं, किसानों बागवानों को सुविधाएं मिली है। जहां तक सेब के समर्थन मूल्य की बात आती है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में लगातार हर वर्ष 1 रुपए या 50 पैसे बढ़ाकर लगभग 3.5 रुपए का समर्थन मूल्य किसानों को दिया है। और जहां तक बात जीएसटी की आती है, जब पेटियों पर जो सेब का जो पैकिंग मटेरियल जिसे कार्टन कहते हैं, उस पर 18% जीएसटी लगा, तो उसमें हमारी सरकार ने तुरंत बैठक बुलाकर बागवानों को राहत देने के लिए जो 6% जो जीएसटी बढ़ा है, जब किसान अपनी पेटियां खरीदता है उसके बाद अपना बिल प्रोसीड करके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बिल जमा करके हमारी सरकार ने उसको तुरंत लौटाने की बात कही और दिया भी है जी। ये बात जीएसटी की आती है। जहां तक ओपीएस का विषय आया, हाँ, ओपीएस एक बार मैं ये बागवानी पर ही थोड़ा सा रहना चाहूंगा। आपने तमाम सुविधाएं गिनाई कि तमाम जो सरकार ने मौजूदा वक्त में किसानों के लिए, बागवानों के लिए किया, लेकिन अंत में जब जीएसटी का मुद्दा आया तो किसान इस कदर जो है वो नाराज हुए कि वो एक बड़ा हुजूम जो है वो प्रोटेस्ट का नजर आया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जनता जो है, यानी कि जो बागवान है, किसान है, वो नहीं मानने वाले। सरकार जीएसटी जो है वो पूर्ण रूप से खत्म करे क्योंकि उसकी मार पड़ रही है। उर्वरकों पर सब्सिडी दे, कीटनाशकों पर सब्सिडी दे, इन तमाम चीजों को लेकर मुद्दा जो है वो उठा और ये गर्माता रहा अंत वक्त तक। आपने जो किया दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जो नहीं कर पाए वो बहुत ज्यादा गर्मा गया। जहां तक सब्सिडी की बात आती है, जितने भी कृषि संबंधी उपकरण है, जी जी जी, हमारी सरकार उस पर सब्सिडी दे रही है। चाहे एंटी हेल नेट है, चाहे आपके पेस्टिसाइड है, चाहे इंसेक्टिसाइड है, उस पर भी सब्सिडी मिल रही है। और कोरोना के समय में जिस तरह से बागवान परेशान हो रहे थे, जब हमारी सरकार को लगा कि हिमाचल प्रदेश एक सेब बहुल क्षेत्र है और अन्य नींबू प्रजाति के फल भी यहाँ पर होते हैं जी, तो हमारी सरकार ने सब्जी मंडियों में इस तरह से सुचारू रूप से काम चलाया और किसी भी बागवान और किसान को कोई समस्या नहीं आई। संजीव जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। एक मांग बागवान ये करते हैं कि भैया जो कार्टन है, जो जीएसटी आपने 18% कर दी है और फिर बाद में सेंटर ने चलिए 18% कर दी है, बाद में राज्य सरकार कहती है कि 6% हम वहन करेंगे, 12% वो रहेगा। किसान बागवान कहते हैं कि भैया इसे जीएसटी मुक्त कर दीजिए, पहले ही इतनी मार पड़ रही है, आप और हम पर क्यों मार जो है वो डाल रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो आप जो बागवान की ये मुसीबत है, ये जो कार्टन वाला इशू है, जो जीएसटी वाला इशू है, इसको रिजॉल्व कर पाएंगे, उसे जीएसटी के दायरे से बाहर कर पाएंगे आप? देखिए, इसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक बागवानी डिपार्टमेंट में एक कमेटी का गठन किया। बागवानी जो विश्वविद्यालय नौनी में है जी, उसके जो वाइस चांसलर है वो उसके प्रमुख बनाए गए हैं। जी जी जी, और उस कमेटी का क्या निर्णय आता है और उस कमेटी के निर्णय के आधार पर सरकार हमारी इस विषय में गंभीर है। एक मिनट आपको रुकना चाहूंगा। हमारे साथ कांग्रेस के विनीत गौतम जी भी जो हैं वो जुड़ गए हैं, उनको साथ जोड़ लेते हैं। विनीत जी, आपका स्वागत है हिमाचल टुडे के प्लेटफॉर्म पर। संजीव जी जो है वो अपनी बात रख रहे हैं और नमस्कार जी। तो संजीव जी से ये संजीव जी ये जवाब दे रहे हैं कि भैया जो बागवानी है उसको जीएसटी के जो कार्टन का इशू है उसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जा सकता है या नहीं। जी संजीव जी जवाब दीजिएगा प्लीज। जी, जैसे मैं कह रहा था कि बागवानी एक कमेटी बनी है, श्री राजेश्वर चंदेल जी उसके प्रमुख बनाए गए हैं जी, और उसमें बहुत सारे बागवानों को भी सम्मिलित किया गया है। जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनमें से भी बहुत सारे अन्य जो सेब के संगठन बने हैं जी, तो उनमें से बहुत सारे लोगों को उसमें जोड़ा गया है। उस कमेटी की क्या रिपोर्ट आती है और हमारी सरकार उस पर गंभीर है। किसानों और बागवानों की मदद के लिए हमारी सरकार आज तक भी काम किया है, आगे भी काम करेगी। चलिए, उम्मीद ये करते हैं कि स्थिति जो है वो स्पष्ट हो। विनीत जी, आपके यानी कि पूरा दारोमदार जो है वो कमेटी के ऊपर है। विनीत जी के पास जाना चाहूंगा। विनीत जी, आपकी जो टीवी स्क्रीन है शायद उसकी आवाज बहुत ज्यादा तेज है, या जो भी आपने चलाया है उसकी आवाज थोड़ी सी कम कीजिए ताकि डिबेट जो है वो अच्छे से हो पाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि
क्या लगता है आपको अभी के रुझान देखकर क्या तस्वीर है? क्योंकि मुद्दों पर आपके पास जो है वो बाद में आएंगे, पहले तो अपनी स्थिति बताइए, क्योंकि हमारे जो रुझान अभी आ रहे हैं, बीजेपी 25 सीटों पर आगे, कांग्रेस 40, आप 0 और अदर जो है वो 3 सीटों पर। क्या स्थिति आपको लग रही है अभी के रुझानों की अपनी पार्टी की? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली है और हर हाल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जनता ने हमें पुरजोर समर्थन दिया है और उनका जो आशीर्वाद हमें मिला है वो आपको 1-2 घंटे में पूर्ण रूप से जो है सामने आ जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है, थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। आपने बहुत बड़े मुद्दे जो है वो पकड़ने की कोशिश की कांग्रेस ने, खास तौर पर विनीत जी, जो मुद्दे आखिरी वक्त में बीजेपी के लिए जो है वो कहीं ना कहीं मुसीबत बने, चाहे वो ओपीएस का मुद्दा रहा हो, चाहे वो किसी और बागवानी का मुद्दा रहा हो, महंगाई का मुद्दा रहा हो, उसको जो है वो अपनी गारंटियों में बदल देना, क्या आपको लगता है उससे आपको फायदा मिला? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने मुद्दे वो उठाए हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो जिनका जनता जो है जवाब चाहती है जी। जनता जो है हर चीज के लिए बड़ी सजग होती है और जनता के मुद्दों को, सजगता को पूर्ण रूप में जी जनता के आईने में उतारना हर पार्टी का कर्तव्य होता है और कांग्रेस पार्टी ने वही किया जो प्रदेश की जनता जिस चीज से ग्रस्त थी, त्रस्त थी, करा रही थी। हमने वही मुद्दे उठाए हैं और आने वाला जो कुछ देरी की देर है, आने वाले टाइम में पता लग जाएगा कि जनता ने किस ढंग से बहुमत दिया है कांग्रेस पार्टी को। सरकार बनने वाली है, तो ये बता दूं आपको, सरकार बनने वाली है। बड़ा शुरू से ही कांग्रेस जो है वो ठोक के दावा कर रही है और बीजेपी भी जो है इसी दावे में पीछे नहीं है। बीजेपी कह रही है कि रिवाज तो बदल कर रहेगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी जो एक ऑप्शन के तौर पर आई थी, लेकिन अभी बैकफुट पर खुद जो है वो चमन जी कह चुके हैं कि हम पहले ये सोच रहे थे कि चुनाव लड़े या ना लड़े, तारीखों का ऐलान हुआ, फिर हमने सोचा कि चलो चुनाव लड़ लेते हैं और फिर जो है वो चुनाव में आगे बढ़े, लेकिन कहीं फायदा जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी को ना हो जाए, शायद इस वजह से आम आदमी पार्टी जो है वो पीछे हट गई। क्या ये सही है चमन जी? तो अगले 5 सालों में स्थिति मजबूत होगी। शायद चमन जी से हमारी बात नहीं हो पा रही है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो मैं राजकुमार जी के पास जाना चाहूंगा। राजकुमार जी, दोनों ही पार्टियां हमारे सामने हैं, तीनों ही पार्टियां हमें सुन रही हैं, स्थिति आपके सामने है, रुझान आपके सामने है। क्या लगता है कि जनता का प्यार रिवाज बदलने को लेकर है या राज बदलने को लेकर है? जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि जीएसटी जो है वो कहा जाए कि कमेटी बनाई गई है, वो देखा जाएगा कि बागवानों को बेनिफिट देना है नहीं देना है। यही विनीत जी कहते हैं, कांग्रेस कहती है कि भैया हमने तो वो मुद्दे उठाए हैं जो जनता के मुद्दे हैं, यानी कि जनता जिस मुद्दों पर जो है वो लड़ना चाहती है, जिस मुद्दे से जनता जुड़ी हुई है, हमने वो मुद्दे उठाए हैं। तो क्या लगता है जनता का प्यार किससे और कैसे मिल रहा है? मैं जीएसटी का जो मुद्दा है, जी, अगर मैं संजय देवता जी ने जिस तरीके से अपने पक्ष रखा कि इन्होंने कोशिश की, कमेटी बिठाई राजेश्वर चंदेल जी के, इसमें मैं कई मामलों में मैं ये सोचता हूँ, क्योंकि मैं खुद फार्मर हूँ। जी। मेरा मानना ये है कि जैसे हम यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर हूँ, हम चीजों को देखते हैं कि जैसे किसानों के जीएसटी का इशू था, जी, ठीक है, सरकार ने अपना हिसाब तो लगाया कि सरकार की इनकम जो है अगर यहाँ से कम होगी तो कहाँ से बढ़ेगी। अल्टीमेटली सरकार जो रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है उसका पर्पज होता है कि लोगों की वेलफेयर करे। जी। अब जैसे संजीव देवता जी ने बात कही कि 18% पहले देना पड़ेगा, फिर जब वो बिल सबमिट करेंगे तो 6% उनको वापिस हो जाएगा। जी। मेरा मानना यह है कि ये सारी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती है। अब इन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं उनको जनता की बात रख करके जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है उनको वहां बैठ करके दूर करना है, ना कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से जो है सवे अवे हो जाना है कि उनकी बात को मान करके जो है जैसे ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बोलता है उसके हिसाब से जो है वो आगे आगे बढ़ना है। अब ये ठीक है कि जैसे मान लो, मैं संजीव देवता से जानना चाहूंगा कि देवता जी मान लो अब
राजेश्वर चंदेल जी ने रिकमेंड कर दिया कि जीएसटी का 18% ना लेके 12% ले, या वो ये रिकमेंड कर दें कि इसको 5% ले, ताकि किसान जो है वो ज्यादा खुशहाल हो, ताकि जितना किसान खुशहाल होगा उतनी सरकार की जिम्मेवारी सरकार के लोगों किसानों के प्रति कम होगी। बिल्कुल। तब आप ये बताओ कि क्या आपको ये नहीं लग रहा होगा कि इससे जो नुकसान हुआ क्या उसकी भरपाई कैसे हो? एक तो मैं ये संजीव देवटा जी से मैं ये जानना चाहता हूँ। संजीव जी प्लीज जवाब। देखिए, मैं आपकी इस बात जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जैसे आपने कहा कि ये एक ब्यूरोक्रेसी हर्डल्स होते हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूं। परंतु जब ये इशू सामने आया तो चुनाव बिल्कुल नजदीक थे और इस पर काम करने का मौका हमें नहीं पूरी तरह से मिल पाया कि आने वाले समय में इसका कैसे निवारण हो सकता है, कैसे इसको समाधान हो सकता है। उसके लिए हम प्रयास करेंगे। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, हम तो हमेशा से ही बोलते आए हैं कि हम तो हमेशा किसानों के साथ खड़े हुए हैं। मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी के किसान संगठन किसान मोर्चा से संबंधित हूं और हमने भी प्रयास किया है कि हम भी अपनी सरकार के समक्ष इस बात को रखें और उस कमेटी के सामने बात रखें। कमेटी ब्यूरोक्रेसी को भी समझाने में पूरी तरह से हमारी सक्षम रहेगी कि हम उनको समझाने में पूरी तरह कामयाब हो और ताकि किसानों को इसमें राहत मिल सके। संजीव जी, एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अभी पीछे खबर आई हमारे पास कि भैया जो जीएसटी वापस देने की बात बीजेपी सरकार ने की, उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल रही कि भैया किसी ने आवेदन ही नहीं किया। उनको लगा कि आवेदन करने से बेहतर है कि हम इसे छोड़ ही दें, वो जीएसटी का पैसा वापस लेने के लिए। जी बिल्कुल, इसमें आप जो बोल रहे हैं ऐसा हो भी सकता है, परंतु जिन लोगों ने बिल प्रोसीड किया है उनको इसका पैसा मिला भी है। और जहां तक ये कार्टन वाला जो विषय है, ये फैक्ट्रियां हिमाचल प्रदेश की नहीं बल्कि बाहर से भी यहाँ पर कार्टन आता है। वो हिमाचल प्रदेश सरकार के दायरे में नहीं आते, परंतु इसको कैसे सिस्टम में ला सकते हैं, कैसे इसका रास्ता निकल सकता है, इस विषय में भी जब कमेटी की बैठक होगी उसके बाद सरकार के समक्ष जाएगा, तभी इसके विषय में मैं बात कर पाऊंगा। ओपीएस के बारे में सर आपने खास नहीं बोला। ओपीएस कितना बड़ा आपके लिए मुद्दा रहा ये? अब मुद्दा कहें, देखिए ओपीएस का जो विषय, ये आप बताइए। देखिए ओपीएस से कुछ हमारा नुकसान तो हुआ होगा, इस बात को मैं मानता हूं, परंतु कितना हुआ होगा ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि अभी 2-3 घंटे बाद जब तस्वीर सामने आएगी और हम अभी तो 7 और 8 राउंड हुए हैं, परंतु बहुत सारी सीटें ऐसी भी है जहां पर हम बहुत नैरो मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। जी, तो यानी कि अभी इंतजार करना जरूरी है कि आखिर आगे होता क्या है, क्योंकि लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं, अभी की जो स्थिति है, अभी बीजेपी जो है वो 25 सीटों पर, कांग्रेस 40 सीटों पर आगे नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी अभी भी जो है वो खाता नहीं खोल पाई है और शायद डिबेट से भी चमन जी जो हैं वो बाय बाय कर चुके हैं। और अदर की बात करें, यानी कि निर्दलीय की बात करें, तो 3 सीटें जो हैं वो जीती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी चुनाव में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखाया। लेकिन इस बार जो है यहाँ की अगर हम बात करें, हिमाचल में खास प्रदर्शन नहीं रहा। चमन जी खुद कहकर गए कि भैया हम तो सोच में ही पड़े थे अगर आखिर लड़ें कि ना लड़ें, लेकिन उन्होंने बाद में बैकफुट ही कर लिया। कांग्रेस 40 सीटों पर आगे नजर आ रही है, बीजेपी 25 सीटों पर। और ये ऐसा ही प्रदर्शन अगर गुजरात की भी बात कर लें, साथ ही साथ गुजरात की आपको सिचुएशन बताएं, तो दर्शक जो हमें देख रहे हैं कि गुजरात में जो है वो 153 सीटों पर बीजेपी आगे है, 19 सीटों पर कांग्रेस, 6 सीटों पर आप, और अन्य की बात करें यानी कि निर्दलियों की बात करें तो 3 सीटों पर निर्दलीय, इंडिपेंडेंट, आजाद कैंडिडेट आगे हैं। मुद्दों की राजनीति इस बार हुई है, कैंडिडेट जो है वो कितने अहम रहने वाले हैं ये भी आप सभी ने जाना। तो मैं वापस विनीत जी के पास जाना चाहूंगा। विनीत जी, शुरू से ही ये बात उठती रही कि भैया चेहरा नहीं है कांग्रेस के पास, और कांग्रेस कहती रही कि हाईकमान तय करेगा, और वहीं अभी सुगबुगाहट ये उठकर सामने आ गई कि आखिर सीएम चेहरा कौन होगा। अभी तो परिणाम नहीं आए, लेकिन सीएम चेहरे की दौड़ उठ गई, और एमपी होगा या एमएलए होगा इसके बीच में झगड़ा हो गया। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि एमपी सीएम होगा अगर कांग्रेस जीत जाती है, या एमएलए होगा?
हेलो। हाँ जी विनीत जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, पूरी आवाज आपकी आ रही है, मैं स्पष्ट सुन पा रहा हूँ। जी जी जी, जवाब दीजिएगा सर। देखिए हमारे यहाँ किसी चीज का कोई विवाद नहीं है जी। हमारे यहाँ एमएलए अब चुन के आएंगे, सारे लोग आएंगे चुन के, उसके साथ हमारे प्रदेश की पार्टी के अध्यक्ष भी बैठेंगे जी, और उसके बाद हमारे जो प्रभारी लोग हैं वो बैठेंगे, ऑब्जर्वर्स आएंगे वो बैठेंगे। वो सामूहिक तौर पे हाई कमांड के साथ मिलके एक फैसला लिया जाएगा कि कौन जो है मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, और उसमें मुख्य से जो हमारी पार्टी के हाई कमांड है और जो हमारे विधायक चुन के आएंगे, उनकी बातों को सामूहिक रूप से सुन के समझ के तय किया जाएगा कि हमारा असली चेहरा मुख्यमंत्री का कौन होगा। सर मेरा सवाल ये था कि चेहरा तो चलिए जो भी होगा, लेकिन क्या वो एक एमपी होगा या एमएलए होगा, कि कोई भी हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? देखिए जहां तक प्रश्न ये है कि कौन होगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। चुनाव परिणाम आ जाए, मीटिंग्स हमारी कंप्लीट हो जाए, तो थोड़े से वक्त की बात है, थोड़े से वक्त की बात है। तो चलिए आपको अपडेट्स भी दे दें कि चिंतपूर्णी से कांग्रेस के सुदर्शन सिंह ने जीत हासिल कर ली है, साथ ही साथ पच्छाद से बीजेपी की रीना कश्यप जीत चुकी हैं। ये वो परिणाम है जो जीत चुके हैं। करसोग से बीजेपी के दीपराज कपूर भी जीत दर्ज करवा चुके हैं अपनी, और भरमौर की ओर ले चले आपको तो भरमौर से बीजेपी के डॉक्टर जनक राज की भी जो है वो जीत हो चुकी है। तो ये वो कैंडिडेट्स हैं जो जीत चुके हैं। जुब्बल कोटखाई से कांग्रेस के रोहित ठाकुर की जो है वो जीत की खबर इस वक्त जो है वो छाई हुई है। जुब्बल कोटखाई से रोहित ठाकुर की जीत। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जो है वो मजबूत टक्कर में इस वक्त जो है वो नजर आ रही हैं, और ये मजबूत टक्कर आगे तक जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई चरणों की, कई राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, कई राउंड की काउंटिंग बाकी है, और महज 2 से 3 घंटे और जब तस्वीर साफ हो जाएगी, और उसी का इंतजार है कि आखिर तस्वीर जो है वो कब तक साफ होगी। अभी के रुझानों की बात करें तो बीजेपी 25 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 40 सीटों पर। आम आदमी पार्टी अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है, और अदर्स निर्दलीय कई सीटों पर बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है। वोट की चोट जो है वो बहुत ज्यादा करते हुए नजर आ सकते हैं, और अभी जो है वो 3 सीटों पर आ गए हैं। गुजरात की भी बात करें तो गुजरात में 153 सीटों पर बीजेपी, 19 पर कांग्रेस, 6 पर आप और 3 पर अदर जो है निर्दलीय जो है वो आजाद जो है वो आगे चल रहे हैं। मुद्दों की राजनीति हुई, मुद्दों के साथ साथ जो है इस बार के कई मुद्दे ऐसे रहे जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फांस बने, उसके गले की हड्डी बने, और उसको जो है वो मुद्दा बनाया, एक अपना गारंटी बनाई कांग्रेस ने। आपके पास संजीव जी दोबारा आऊंगा। संजीव जी, एक बहुत ही अहम मुद्दा, जब आपका चुनाव प्रचार चल रहा था तो मैं धरातल पर था, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग विधान सीटों पर जाने का मुझे मौका मिला, लोगों से बातचीत का मौका मिला, तो वहां पर एक शब्द जो है वो एक साथ गूंजा। उससे पहले एक ब्रेकिंग सामने आ रही है, हमीरपुर से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। हमीरपुर से निर्दलीय प्रत्याशी जो है जीते हैं। अभी कुछ सेकंड पहले ही हम बात कर रहे थे कि कई ऐसी सीट हैं जहां पर निर्दलीय जो है वो बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पे है, और उसका एक उदाहरण यहां पर जो है वो सामने आ गया है। सवाल की ओर जो है वापस जाते हैं कि महंगाई शब्द, संजीव जी, महंगाई शब्द हर क्षेत्र में, हर कोने में हिमाचल के मुझे सुनाई दिया, और ये जो है वो कम होने का नाम नहीं लिया इसने, भले ही बीजेपी ने कितनी भी योजनाएं चलाई हों। क्या लग रहा है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा या चल जाएगी कहानी? देखिए, महंगाई का मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में इतना असर शायद नहीं पड़ा होगा, क्योंकि महंगाई एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। जब गैस और तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती है, निश्चित रूप से नीचे तक इसका असर पड़ता है। सर, इंटरनेशनल अगर मार्केट की बात करूं, क्रूड ऑयल अब तक के सबसे निचले स्तर पर है, लेकिन पेट्रोल के दाम वही हैं, कम नहीं हुए अभी तक। देखिए, दूसरे प्रांतों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, हिमाचल प्रदेश में डीजल और पेट्रोल के दाम कम है। चाहे कांग्रेस शासित राज्य आप राजस्थान ले लो या छत्तीसगढ़ ले लो जी, तो उनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जीएसटी को हटाकर यहाँ पर किया है, और यहाँ पर तेल के दाम कम है। यानी महंगाई पर लगाम नहीं है, लेकिन तेल पर आप कहते हैं कि लगाम है।
क्योंकि महंगाई में सिर्फ तेल और सिलेंडर के साथ साथ बहुत सारी चीजें आती हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो और बाकी चीजें हैं, क्योंकि राशन नहीं होगा तो पेट कैसे भरेंगे। और सिलेंडर के दाम, जो शिकायत रही कि भैया ये दाम, सिलेंडर की योजना तो आपने चला दी लेकिन दाम जो है वो 1100 से 1200 रुपए आपने कर दिया, और यही मुद्दा जो है वो भुनाया कांग्रेस ने, वो भी जबरदस्त तरीके से। देखिए, हमने सिलेंडर को हर घर देने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और हिमाचल प्रदेश यदि पूरे देश भर में धुआं रहित राज्य हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और जहां तक बात सिलेंडर की आती है, हम सालाना 3 सिलेंडर फ्री भी देते हैं जी, पर इस बात का भी तो हमें लाभ मिलेगा, इस बात का भी लाभ मिलेगा। और हिमकेयर जैसी योजना हिमाचल प्रदेश में चलना, जो हिमाचल प्रदेश में लोगों को काफी सुविधाजनक हुई है, इसका काफी लाभ मिला है जी। इसके अलावा हर घर में नलके देना और नलके में पानी, हिमाचल प्रदेश का कोई भी ऐसा गांव नहीं रहा जहां पर अब बिजली पानी से कोई पीछे रहा हो। जहां तक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, हिमाचल प्रदेश में कुल 40,000 किलोमीटर रोड है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 19,000 किलोमीटर रोड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हुए हैं, और उसके अलावा 5,854 किलोमीटर रोड पिछले 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में बनवाए हैं। इसका भी निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा। चलिए देखते हैं लाभ। हम चलते हैं कांग्रेस की ओर। विनीत जी, अभी हमारी बात संजीव जी से हुई है, संजीव जी की बातें आपने सुनी, उन्होंने कहा कि महंगाई मुद्दा नहीं है, महंगाई इतनी ज्यादा नहीं रही, पेट्रोल के दाम कम रहे, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, बात यह है, महंगाई अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा था। पूरा हर वर्ग, चाहे वो गरीब वर्ग है, चाहे मध्यम वर्ग है, चाहे कोई व्यक्ति है जी, हर व्यक्ति उससे त्रस्त और ग्रस्त रहा। पहली बात, कौन सी चीज का दाम है, आप देखिए, खाने का तेल 200 से 250 रुपए लीटर मिल रहा है। आप गैस के दाम देखिए कहां से कहां है। सब्जियां आपकी 80-80, 90-90, 100-100 रुपए किलो बिक रही हैं। दालें देखिए कहां से कहां पहुंच गई। रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनके हाल क्या हो गए। और जब जरा से कांग्रेस के राज में 2 रुपए 4 रुपए बढ़ते थे तो ढोल नगाड़े लेके सड़कों पे आ जाते थे, तब इनको महंगाई बहुत ज्यादा लगती थी, 2 और 4 रुपए। आज सैकड़ों रुपए की चीजों की महंगाई बढ़ गई और इनको महंगाई नजर नहीं आ रही है। अरे आप 2012 में सिलेंडर के क्या रेट थे, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, मध्यम वर्ग क्या 2012 में सिलेंडर के क्या रेट थे? रही बात दूसरी, कर्मचारी वर्ग त्रसित है, बुरी तरह से त्रस्त है, उनकी कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। उसके अलावा देखिए, आप बेरोजगारी चरम सीमा पे चढ़ के बोल रही है। हिमाचल में 5 साल में कितनी पोस्टें निकली, और जो निकली वो सब करप्शन की भेंट चढ़ गई, बार बार वो कैंसिल कराने पड़े। क्या यही प्रशासन है? आखिरकार प्रशासन विकास उन्मुखी होता है, ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। अरे ग्रोथ तो क्या, कंट्री पीछे चला गया, जीडीपी पीछे चली गई। आज 180 नंबर पे पहुंच गए हम संसार के अंदर। यहाँ कांग्रेस के राज में कहां तरक्की की राह थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री थे, 2008 में मंदी का दौर था विश्व में, पर हिंदुस्तान को मंदी छू नहीं पाई थी। आप वक्त याद करिएगा। और आज देखिए इन्होंने क्या से क्या हालात बना दिए। पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम चरमरा गया। आप थानों में उठा के देखिए, हजारों की संख्या में जो है महिलाओं के साथ जो है केस दिन प्रतिदिन आ रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये स्वच्छ प्रशासन है? मुझे तो समझ नहीं आती कि इनकी स्वच्छ प्रशासन की क्या परिभाषा है। आदमी बुरी तरह से परेशान है, बुरी तरह से परेशान है। संजीव जी, मुझे लगता है विनीत जी ये सब भूल रहे हैं। गुड़िया रेप केस कब हुआ और 2012 में से 14 सिलेंडर के क्या रेट थे, ये सब ये भूल रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में स्कूटर पर सेब ढोए गए, और केंद्र में इनकी सरकार के समय में आकाश से लेकर पाताल तक 3G 4G सब तरह के घोटाले हुए, ये सब बोल रहे हैं। कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी ऐसे प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह जी जब विदेशों में जाते तो कटोरा लेकर जाते थे। आज नरेंद्र मोदी जी विदेश जाते हैं तो पूरे
विश्व में उनका स्वागत होता है। मनमोहन जी जब विदेश जाते थे पता नहीं लगता था कब गए और कब आए, ये सब भूल गए हैं। चलिए देखना ये होगा कि आखिर इनको महंगाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राज में दिख रही है, कांग्रेस के राज की महंगाई इनको नहीं दिखी। आज 2012 से 2022 हो गया है, सिलेंडर का रेट बढ़ना है, जो इम्पैक्ट है वो जनता पर पड़ता है। चाहे महंगाई कांग्रेस के टाइम में 2 रुपए 4 रुपए हो या फिर कांग्रेस बीजेपी के टाइम में महंगाई बढ़ रही हो, लेकिन पिसती जनता है, और जनता जब वोट देती है तो ये तमाम चीजें ध्यान में रखती है। तो अभी देखना यही होगा कि होता क्या है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हमीरपुर से निर्दलीय प्रत्याशी आशीष शर्मा जो है वो जीत चुकी है। निर्दलीय प्रत्याशी आशीष शर्मा जो कि उनकी जीत हुई है, और ये एक बड़ी खबर है जो अभी कुछ वक्त पहले हिमाचल टुडे आपको बता रहा था कि कई ऐसी सीट हैं जहां पर निर्दलीय इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पे है। उन्हीं में से एक आशीष शर्मा जो है वो जीते हैं हमीरपुर से। आशीष शर्मा एक स्ट्रांग कैंडिडेट जो है वो माने जाते रहे, और स्ट्रांगली ही जो है उन्होंने अपनी दावेदारी लोगों के सामने रखी, लोगों का प्यार उन्हें मिला और जीत उन्होंने दर्ज की है। तो ये तमाम स्थिति है। राजकुमार जी, आपके पास जाना चाहूंगा। दोनों ही पार्टियों की आपने बात सुनी। कांग्रेस बीजेपी ने कहा कि एक तरफ बीजेपी कहती है कि महंगाई इतना बड़ा मुद्दा इस बार का नहीं रहा, कांग्रेस कहती है इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं। आपको क्या लगता है कि महंगाई एक आम जनता की कमर किस हद तक तोड़ता हुआ नजर आता है? देखो, मैं महंगाई की बात को तो 3 पर्सपेक्टिव से देखना चाहूंगा। बिल्कुल। एक तो ये कि जब हम सत्ता में होते हैं तो हम चीजों को अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बिल्कुल। हमें लगता है कि हमने जनता को ये कम कर दिया, ये कम कर दिया, ये कम कर दिया, तो लगता है कि शायद जनता खुश होगी। दूसरा, मैं इसको जो है अपोजिशन के पर्सपेक्टिव से देखना चाहूंगा कि देखो देवता जी, एक बात तो आप लोग सत्ता में रहे हैं तो आपको एक बात का तो हमेशा आप रहे या दूसरे सत्ता में आएंगे, एक बात का तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप सत्ता में होते हैं, जिन लोगों ने आपको मत दिया उनकी भी आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, और जिन्होंने आपको मत नहीं दिया वो भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी वेलफेयर के लिए काम करें। अब इसीलिए इसी करके जो है ज्यादातर एंटी इनकम्बेंसी जब होता है तो वो उसका क्यूमुलेटिव इंपैक्ट होता है। अब महंगाई की जो बात है, अब बीजेपी जैसे हमारे देवता जी बैठे बीजेपी के प्रवक्ता, इनको लगा कि महंगाई में हमने सरकार ने कोशिश की कि किस प्रकार से लोगों को जो राहत पहुंचाई जाए। अब जैसे विनीत गौतम जी ने कहा कि महंगाई का मुद्दा था। हाँ, हिमाचल प्रदेश के चुनावों में जब मैंने भी चीजों का एक्सपीरियंस किया तो महंगाई इतना बड़ा मुद्दा जितना ओपीएस या दूसरे जो आपका किसानों का जो जीएसटी का इशू था, उतना बड़ा मुद्दा महंगाई जो है उभर कर के सामने नहीं आया। लेकिन अगर हम इस मुद्दे को देखें तो आम आदमी ने महंगाई को एक्सपीरियंस किया, और अगर आप जैसे देखेंगे तो आज अगर जैसे विनीत जी की पार्टी जो है वो रुझानों में जैसे आगे जाती दिख रही है, तो ये लगता है कि जिसको हम अंडर करंट बोलते हैं देवता जी या गौतम जी, वो हमें इसलिए नहीं दिखता क्योंकि ये जो चीजें होती है। अब महंगाई अगर आप देखेंगे, प्राइस 10 रुपए से बढ़ के 15 रुपए हो गया, लेकिन क्वांटिटी कम हो गई। प्राइस 10 रुपए रह गया लेकिन क्वांटिटी कम हो गई। अब चाहे पेट्रोल की कीमतें हैं या रोजमर्रा की चीजें हैं, महंगाई एक मुद्दा है और महंगाई एक इशू था। अब सबसे बड़ी बात है कि महंगाई का कारण पेट्रोल, अगर आपको लगता है कि पेट्रोल की कीमतें कम हुई लेकिन फिर भी महंगाई जो कम नहीं हो रही है, तो उसका मैं आपको एक कारण बताना चाहता हूं कि आफ्टर कोविड जो है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो बहुत नीचे गई है। अब आफ्टर कोविड इकोनॉमी को ऊपर ले जाने के लिए आपको कुछ ऐसे सरकारों को स्टेप उठाने पड़ते हैं जिससे फिस्कल स्टेबिलिटी बनी रहे। अगर ये फिस्कल स्टेबिलिटी नहीं बनेगी तो बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा कि हम भी श्रीलंका की तरह हालात में पहुंच जाए। इसीलिए सरकारों को जो है वो टैक्स के जो रेट है वो थोड़ा हायर करने पड़ते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि सत्ता पक्ष में जो लोग होते हैं उन्हें यह देखना है कि कम से कम समाज का जो बिल्कुल, जिसे गांधी जी ने यह कहा था कि सरकार की नीतियां अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को देख करके बनाई जानी चाहिए। अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए महंगाई, देवता जी, गौतम जी, बहुत बड़ा इशू है। मैं प्रोफेसर हूं, महंगाई मुझे नहीं लगी, लेट मी टेल यू,
लेकिन अगर आप मजदूर, किसान या जो लोअर मिडिल क्लास आदमी या मार्जिनल फार्मर के पास जाएंगे तो उसके लिए बच्चे की फीस, मेडिकल फैसिलिटी या दूसरे रोजमर्रा की चीजें, उन चीजों को अरेंज करने के लिए उसका बजट जो बिगड़ा है, इस करके जो है उसी स्थिति को जो है जब हम नहीं भांप पाते हैं तो वही अंडरकरंट होता है, और जो जिसको बोलते हैं कि बाद में हमें लगा कि ये जो है हम इस स्थिति को नहीं भांप पाए। तो मुझे लग रहा है कि आम जनता के पर्सपेक्टिव से महंगाई एक बहुत बड़ा, महंगाई, बेकारी, ये इशू थे। बेरोजगारी का बढ़ना ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल, चाहे ये किसानों दो को, बहुत ही ज्यादा अहम, राजकुमार जी, बहुत ही ज्यादा अहम मुद्दे हैं, महंगाई और बेरोजगारी, जिसको लेकर जनता जो है वो तमाम चीजें देखती है। अब हम आखिरी सवाल की ओर बढ़ेंगे, मैं आप दोनों से ही, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो नदारद हैं, अभी नहीं है हमारे साथ, लेकिन संजीव जी आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर क्या लगता है, अभी के रुझान आप देख रहे हैं, कितनी सीटें बीजेपी जो है वो अपने खाते में ले जाएगी? क्या आप एक दे पाएंगे डिजिट? देखिए, अंतिम जो काउंटिंग तक भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी और रिवाज बदलेगी, कोई आंकड़ा देना ऐसा चाहेंगे मुझे सर? विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी 40 से ऊपर अपनी सीटें निकल कर आएगी, जो भी रुझानों के अनुसार मुझे लग रहा है। विनीत जी के पास जाना चाहूंगा। विनीत गौतम जी, क्या लगता है कि अभी के रुझान अगर आप देखें तो क्या स्थिति आपको लगती है कि कितनी सीटें कांग्रेस लेकर जाएगी अपने खाते में? देखिए, मेरा मानना है अंततः कांग्रेस 40 और 45 के बीच में टच करेगी। 40 से 45, ठीक है, शुक्रिया। राजकुमार जी, विनीत जी और संजीव जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर हिमाचल का सरताज कौन? तस्वीरें जो हैं वो साफ होती नजर आ रही हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे तस्वीर जो है वो साफ हो रही है, यानी कि ये दिख रहा है कि कौन आगे कौन पीछे। और महज 2 घंटे और जो एक अंदाजा, एक अप्रॉक्सीमेट अंदाजा दिया जा रहा है कि 2 घंटे और इन 2 घंटों में तस्वीरें जो है वो काफी हद तक साफ होती हुई नजर आएगी, एक तस्वीर कागज पर बनती हुई नजर आएगी कि आखिर कौन सी पार्टी जो है वो हिमाचल की सत्ता संभालने वाली है, हिमाचल का सरताज जो है वो कौन होगा। ये बहुत ही अहम सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, और हिमाचल टुडे आपको लगातार हर एक अपडेट दे रहा